देखो भाई, सारे उर्वरक पढ़ लिए थे हमने। अब हम पढ़ रहे हैं उर्वरकों का मृदा पर प्रभाव क्या पड़ता है। ठीक है, प्रभाव पढ़ने जा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, जो अम्लीय उर्वरक हैं जिनमें NH4+ आयन बनता है या नवजात हाइड्रोजन बनती है, वो हमारे मृदा कोलॉइड से कैल्शियम को हटाकर स्वयं जुड़ जाते हैं और मृदा को अम्लीय बना देते हैं। जबकि जो सोडियम युक्त उर्वरक हैं वो मृदा कोलॉइड से कैल्शियम को हटाकर स्वयं सोडियम के रूप में जुड़ जाते हैं और मृदा को क्षारीय कर देते हैं। तो दो प्रकार से प्रभाव डालते हैं। इसके साथ साथ उर्वरक जो होते हैं बहुत ज़्यादा यूज लेने से मृदा की जैविक, भौतिक और रासायनिक प्रकृति को बदल देते हैं। तो देखो, वही सब पढ़ने जा रहे हैं। खेती में रासायनिक उर्वरकों के अनुचित एवं असंतुलित प्रयोग से मृदा उर्वरकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। रासायनिक उर्वरकों का इतना अधिक असंतुलित प्रयोग हो रहा है कि अब इसके दुष्परिणाम स्पष्ट नजर आने लगे हैं। ठीक है, अब देखो, देश के कृषि क्षेत्र में पौधों के लिए 3 मुख्य पोषक तत्व हैं भाई। 3 मुख्य पोषक तत्व कौन से हैं? NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का प्रयोग अनिश्चित अनुपात में किया जा रहा है। उत्पादन बढ़ाने की होड़ में किसान उर्वरकों का अंधाधुंध यूज कर रहे हैं। इनमें नाइट्रोजन युक्त यूरिया का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है भाई। सबसे ज़्यादा हम यूरिया को ही जानते हैं। मृदा में गौण एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी आने लगती है सबसे, परिणाम स्वरूप मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कि आप यूज़ लो पर अनलिमिटेड यूज़ मत लो, अंधाधुंध यूज़ मत लो, एक लिमिट के अनुसार यूज़ लो, ताकि मृदा के खुद के गुण जो हैं वो नष्ट नहीं हो। जैसे हम देख रहे हैं, उर्वरकों का अधिक उपयोग लेने से 2 प्रभाव होते हैं। पहला है, अम्लीय उर्वरक के कारण अधिकांश रासायनिक उर्वरक मृदा पर अम्लीय प्रभाव छोड़ते हैं, क्योंकि हमने मोस्टली जो पढ़े थे वो अम्लीय वाले ही पढ़े थे। इनके अधिक उपयोग से मृदा में अम्लीयता बढ़ जाती है। कौन कौन से अम्लीय उर्वरक हैं? अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम नाइट्रेट है, यूरिया है, DAP है, जैसे अम्ल उत्पादक उर्वरकों के अधिक उपयोग करने से मृदा में अम्लीयता को पैदा करते हैं। अब भाई, तुम्हें एक ऐसे उर्वरक का नाम लिखना है जो ना तो अम्लीय प्रभाव डालता है मृदा पर, ना ही क्षारीय प्रभाव डालता है। ठीक है, उसे किसान खाद और कहते हैं। उसका नाम कमेंट सेक्शन में तुम लोगों को लिखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अमोनियम आयन मृदा कोलॉइड पर अधिशोषित होकर कैल्शियम आयनों को विस्थापित कर देती है। सिंपल सी बात है भाई, हमारी मिट्टी जो है वो उदासीन है और उसके ऊपर कैल्शियम आयन है, लेकिन जैसे ही हमने ये उर्वरक डाल दिए तो इन उर्वरकों से अमोनियम बनेगा, तो वो हमारी मृदा कोलॉइड पर जो कैल्शियम उपस्थित है उसको तो हटा देगा और स्वयं अधिशोषित हो जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं? अमोनियम आयन मृदा कोलॉइड पर अधिशोषित जो कैल्शियम आयन है उनको विस्थापित कर देता है और जल में घुलनशील होकर निच्छलन द्वारा क्षीण हो जाता है। परिणाम स्वरूप मृदा कोलॉइड पर कैल्शियम की कमी आने लगती है। भाई, कैल्शियम को हटाता जाएगा तो कैल्शियम की कमी आने लगेगी और मृदाएं अम्लीय होती जाती हैं। फॉर एग्जांपल, यदि हमने अमोनियम सल्फेट उर्वरक काम में लिया है, NH4 का होल ट्वाइस SO4 आगे जाके टूटेगा NH4+ में और SO4- में। तो इस NH4 की क्रिया जब हम कराएंगे तो इस कैल्शियम को बाहर निकालेंगे और 2 NH4+ आ जाएंगे। हमें पता है भाई, एक कैल्शियम पर +2 चार्ज होता है, तो उन 2 +2 चार्जों को बैलेंस करने के लिए यहाँ +1 वाले 2 अमोनियम जोड़ी जाएंगी और CaSO4 अपक्षारित हो जाएगा। तो एक कैल्शियम हटाकर 2 अमोनियम आ गए। सेम अमोनियम नाइट्रेट का करेंगे NH4NO3, कैल्शियम हटेगा, 2 अमोनियम जुड़ जाएंगे, CaNO3 का होल ट्वाइस अपक्षारित हो जाएगा। तो यहाँ भी NH4+ आ गया। अब बात करें यूरिया की, तो यूरिया में भी देखो, यूरिया में भी सेम है, CONH2 का होल ट्वाइस +2H2, वही यूरिएज एंजाइम द्वारा ये किस में कन्वर्ट होता है? NH4 का होल ट्वाइस CO3। भाई, सब पढ़ा हुआ है हमने यूरिया में ये पढ़ा था कि यूरिया जो होता है जल के साथ क्रिया करके, यूरिएज एंजाइम के साथ क्रिया करके क्या करता है? अमोनियम कार्बोनेट बनाता है। ये अमोनियम कार्बोनेट जो होता है NH4+ देगा हमें। NH4+ इस कैल्शियम को हटाएगा और यहाँ 2 NH4+ आ जाएंगे। तो ओवरऑल क्या हुआ कि मिट्टी से कैल्शियम तो बाहर निकल गया और NH4+ जुड़ गया। इस NH4+ के कारण मृदा अम्लीय हो जाती है। अब देखो, हमने पढ़ा था कि जो हमारे उर्वरक हैं NH4+ देते हैं, वो नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर की उपस्थिति में नाइट्रेट आयन बनाते हैं और इस बीच में नवजात हाइड्रोजन भी बनती है। तो जो बचा कुचा कैल्शियम होगा वो भी हटकर कौन हटा देगा? उसको नवजात हाइड्रोजन हटा देगी। तो मृदा कोलॉइड पर अधिशोषित NH4+ आयन नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर जीवाणुओं की प्रक्रिया द्वारा 2 चरणों में पूर्ण होती है। इस प्रक्रिया में नवजात हाइड्रोजन का निर्माण होता है जो मृदा को अम्लीय बना देता है और जो नाइट्रेट आयन होता है वो नाइट्रोजन के रूप में पौधे उसको ग्रहण कर लेते हैं। जैसे NH4+ को हमने नाइट्रोसोमोनास से क्रिया कराई, नाइट्राइट बन गया और नवजात हाइड्रोजन बन गया है भाई यहाँ पे नवजात हाइड्रोजन। अब नाइट्राइट की अभिक्रिया नाइट्रोबैक्टर से कराई तो कौन बन गया? नाइट्रेट बन गया। अब हमारे मृदा कोलॉइड पर हम कैल्शियम को हटा रहे हैं, एक कैल्शियम को हटाएंगे 2H+ आएंगे, एक को और को हटाएंगे 2H+ आएंगे, तो कैल्शियम को पूरा निकाल के हम क्या ले आए? H+। मृदा कैसी हो जाती है? अम्लीय। तो मिट्टी पर उपस्थित जितना भी
कैल्शियम था, पहले तो निकाल दिया अमोनियम के द्वारा, थोड़ा बहुत बचा हुआ तो वो भी हमने H+ के द्वारा निकाल दिया। तो मिट्टी ओवरऑल क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। अब सोडियम युक्त मृदाओं की बात करें, देखो सोडियम युक्त उर्वरकों का अधिक उपयोग करने से मृदा कोलॉइड पर सोडियम आयंस के अधिशोषित होने से मृदा क्षारीय हो जाती है। भाई सिंपल बात है, सोडियम जो है क्षारीयता को दर्शाता है। तो सोडियम युक्त उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं, कैल्शियम को बाहर निकाल देगा मिट्टी से और सोडियम जुड़ जाएगा, तो मृदा कैसी हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी। सोडियम द्वारा कैल्शियम का विस्थापन कर दिया जाता है, निच्छालन कर दिया जाता है और कैल्शियम निचले संस्तरों में चला जाता है। तो जैसे NaNO3 को हम डाल रहे हैं, सोडियम नाइट्रेट को डाल रहे हैं, ये कैल्शियम है, इसको रिप्लेस करके कैल्शियम पे 2+ चार्ज होता है, इसको रिप्लेस करके 2 सोडियम आ गए, तो ये क्षारीय मृदा हो गई और कैल्शियम नाइट्रेट अब क्षालित होकर चला गया। क्षारीयता एवं लवणीयता का मृदा पर बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ठीक है भाई, देखो हमने पढ़ा भी था लास्ट चैप्टर 6 चैप्टर में हमने पढ़ा भी था कि जो अम्लीय मृदाएं हैं वो राजस्थान में नहीं पाई जाती हैं। राजस्थान में मोस्टली कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं भाई, लवणीय मृदाएं पाई जाती हैं। लवणीय मृदाओं का दुष्प्रभाव ज़्यादा होता है, उसमें वो बंजर हो जाती हैं और उनमें फसलें उगाना बहुत मुश्किल होता है। तो क्या बोल रहे हैं, क्षारीयता एवं लवणीयता का मृदा पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। सोडियम आयन की अधिकता होने से वियोनी पिंडन से मृदा की संरचना खराब हो जाती है। भाई मृदा के जो कण होते हैं वो एक ग्रुप्स बनाकर रहते हैं, ऊर्णी पिंड बना के रहते हैं ताकि आसानी से क्या कर सके, जल को अवशोषित कर सकें और उन पिंडों के बीच में जो जगह हो उसमें वायु का संचार हो सके। लेकिन ये क्या कर रही है, विऊर्णी पिंडन मतलब पिंडों को तोड़ रही है, तो मृदा संरचना खराब होने लगती है, मृदा में वायु संचार बंद हो जाता है। वायु संचार की कमी होने के कारण सूक्ष्म जीव मरने लग जाएंगे, उनकी भी क्या आ जाएगी, कमी। सोडियम की अधिकता वाली मृदाओं की थोड़ी सी नमी में जुताई करने पर कीचड़ तथा सूखने पर ढेले बन जाते हैं, हमने पढ़ा था। जो लवणीय मृदाएं होती है थोड़ी सी नमी देकर जुताई करेंगे तो कीचड़ हो जाती है, और यदि पानी नहीं डालें तो सूखे ढेले बन जाते हैं, जिससे जुताई करने में समस्या आती है। सोडियम की अधिक मात्रा से, यदि सोडियम की ज़्यादा ही मात्रा हो गई है मिट्टी में तो पारगम्यता में कमी आती है। पारगम्यता मतलब पानी के आर पार जाने की प्रक्रिया में कमी आती है, जिससे मृदा में अतिरिक्त जल की मात्रा बढ़ जाती है कि जल को सोख नहीं पाता है, जल भरा रह जाता है उसमें। क्षारीय मृदाएं जो होती हैं जिनमें सोडियम की अधिकता से फॉस्फोरस, लोहा, तांबा, जस्ता, मैग्नीज, बोरोन और मोलिब्डेनम जैसे हानिकारक जो तत्व हैं उनका विषैला प्रभाव पड़ने लगता है। तो ये देखो हमारा वह पूरा चैप्टर था। पहले हमने उर्वरकों का वर्गीकरण पढ़ लिया था, फिर कौन कौन से उर्वरक हैं मृदा में, उनकी क्या अभिक्रिया है, कितना नाइट्रोजन पाया जाता है, कितना फॉस्फोरस पाया जाता है, सारी चीज़ें पढ़ ली थी। कौन किसको अम्लीय कर रहा है, क्षारीय कर रहा है, उदासीन कर रहा है, किसका क्या नाम है, सब पढ़ लिया था। आज हमने ये भी पढ़ लिया है उर्वरकों का क्या प्रभाव होता है मृदा पर। ठीक है, ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है।